अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो क्या है और वो किस तरह से वर्किंग कर रही है। आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ये भी इफ़ स्टेटमेंट की ही एक दूसरी टाइप है। अब इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हो रहा था कि इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो अगर तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही थी तो हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आती थी, अदरवाइज़ हमें कुछ भी वो आउटपुट में नहीं शो करवाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें भी कंडीशन सेम वैसे जैसे उसमें चेक करते हैं सेम ऐसे ही इसमें भी चेक की जाती है, लेकिन उसमें गलत होने की सूरत में वो हमें कोई भी मैसेज शो नहीं करवाता। लेकिन इसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो वो एक ब्लॉक को रन करता है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दूसरे ब्लॉक को रन करता है। कभी भी इकट्ठे रन नहीं होते हैं, कभी भी इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसी तरह दोनों ब्लॉक्स में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी दोनों ब्लॉक्स की स्टेटमेंट्स स्किप नहीं होंगी, बल्कि एक ब्लॉक की स्टेटमेंट्स जो वो स्किप होंगी और दूसरे ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसका सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले इफ़ देन जो है वो कंडीशन यूज़ की जाती है। फिर ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक ब्लॉक है इसका। एल्स के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये दूसरा ब्लॉक है। मतलब अगर हमारी कंडीशन जब वो ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स के पास आ जाएगा और हमारा ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट में क्या है कि कंडीशन यूज़ हो रही है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो तब हमारे पास कंट्रोल जो है इस ब्लॉक पे आ जाता है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और देन जो है वो एंड हो जाता है। अब हम इसके कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं ताकि हमें इसकी वर्किंग जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, हमारे पास ये इसका सबसे पहला प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें ये यूज़र से एक नंबर जो है वो इनपुट करवाएगा और हमें बताएगा कि हमने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले इसने इस काम के लिए यहाँ पर n एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का और यहाँ पर इसने printf फंक्शन के ज़रिए जो है एंटर नंबर जो है वो एक मैसेज शो करवाया है। printf का फंक्शन जो है ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर किसी भी मैसेज को एज इट इज़ शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये हमें मैसेज यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर जो है मैं एंटर करती हूँ, जैसे मैंने 4 जो है एंटर किया है, ये 4 जाके किस में स्टोर हो गया, ये स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए इस n के अंदर जाके स्टोर हो गया। यहाँ पर %d स्पेसिफाइड क्यों यूज़ किया गया है? %d स्पेसिफाइड इस वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवाया है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल होता है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है वो %d यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इफ़ की कंडीशन यूज़ हुई है। इफ़ की कंडीशन में क्या है कि n मॉडुलस 2। अब मॉडुलस क्या है कि जब भी हम किसी भी 2 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं तो उन डिजिट्स को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाती हैं वो हमारे पास रिमाइंडर कहलाती हैं। अब अगर हम n में जो भी वैल्यू, n में कौन सी वैल्यू है, ये 4 है। 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा और हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो अगर हमारे इसका आंसर 0 आ जाएगा, 0 = 0, मतलब हमारी 0 जब वो 0 के ही इक्वल होता है हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये इस n की वैल्यू को उठाएगा। इस n की वैल्यू क्या है, इस n की वैल्यू जो है वो 4 है। इसके बाद जो है इज़ इवन जो है वो शो कर देगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखें इसने 4 इज़ इवन जो है ये शो कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है तो तब हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी थी। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं और दोबारा से जो है एक ऑड नंबर एंटर करेंगे ताकि हमें जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है उसका भी पता चल जाए कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स की बात हो रही है, इवन और ऑड की। इवन नंबर्स जो हैं ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स जो हैं ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते।
तो अब हमने इसे ऑड के लिए चेक करना है कि ये ऑड के लिए वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है मैं कोई भी ऐसा डिजिट जो है एंटर करूँगी जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे 33 एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जब ये कंडीशन चेक करेगा तो n में क्या स्टोर हुआ है, 33 स्टोर हुआ है। 33 को जब ये 2 पे डिवाइड करेगा तो इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा। पॉइंट्स में नहीं बल्कि इसके रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। वो अब जो भी वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, वो कोई ना कोई और डिजिट होगा, ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट होगा। तो इस वजह से वो जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमारी ये कंडीशन जो है रॉन्ग हो जाएगी। तो कंट्रोल जो है एल्स के पास आ जाएगा। अब एल्स के बाद ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट के ज़रिए जो भी n में वैल्यू है, n में क्या है 33 जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। उसके बाद इस और जो है ये डिस्प्ले हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। और हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया है। इस प्रोग्राम में देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो वो क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो है उसने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए, एक a के नाम से और दूसरा b के नाम से। आगे उसने प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए, जैसे पिछले प्रोग्राम में उसने एक मैसेज शो करवाया था आउटपुट स्क्रीन पे, एज इट इज़ यहाँ पर भी उसने एक मैसेज जो है एंटर 2 नंबर्स का शो करवा लिया। अब यहाँ पर हम 2 नंबर्स एंटर करते हैं, जैसे 10 और दूसरा नंबर मैं एंटर कर देती हूँ 20। अब पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, ये पहले वाले वैल्यू को, ये 10 को लेगा और 10 को जाके पहले वाला जो यहाँ पर वेरिएबल लिखा गया है उसमें स्टोर कर देगा। इसी तरह ये जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इस सेकंड वैल्यू को लेगा और इसे जाके b के अंदर स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, इफ़ a इक्वल b, अगर a जो है ये b के इक्वल है। अब a में 10 है और b में 20 है, तो हमारी कंडीशन जो है रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि a जो b के इक्वल नहीं है। तो ये इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और ये यहाँ पर एल्स के बाद पास जो है वो कंट्रोल आ जाएगा। जब ये एल्स के पास आएगा तो नेक्स्ट ये वाली जो कंडीशन है, नेक्स्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी कि नंबर्स आर डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पर हमें शो हो गया नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, ये अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करके देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इस प्रोग्राम में क्या है कि इस प्रोग्राम में हमारे पास सबसे पहले उसने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है x के नाम से और इसमें 0 जो है वो इनिशलाइज करवा दिया। उसके बाद इसने डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया स्क्वायर रूट के नाम से और इसमें 0.0 जो है इनिशलाइज करवा दिया। अच्छा, यहाँ पिछले प्रोग्राम्स में हम लोग हेडर फाइल्स जो यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ ये 2 थी, stdir.h और conir.h। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने एक जो है ये एक और हेडर फाइल यूज़ की है math.h के नाम से। math.h हेडर फाइल किस लिए होती है कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर मैथ का कोई भी फार्मूला यूज़ करना हो तो उसके लिए हम math.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं क्योंकि तमाम फार्मूलाज वगैरह जो है वो इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में चूँकि हमने किसी न किसी डिजिट का किसी न किसी जो भी वैल्यू होगी यूज़र एंटर करेगा उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब वो स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह से लिया जाएगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस हेडर फाइल में स्टोर है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर तो इंटीजर टाइप का लिया लेकिन यहाँ पर हमने डबल डाटा टाइप लिया स्क्वायर रूट वेरिएबल की। अब यहाँ पर हमने डबल डाटा टाइप क्यों लिया, डबल डाटा टाइप हम लोगों ने इस वजह से लिए हैं चूँकि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स में हम लोग पहले जो डाटा टाइप यूज़ करते आए हैं अक्सर वो फ्लोट डाटा टाइप थी। फ्लोट डाटा टाइप की बजाय हम लोगों ने यहाँ पर डबल डाटा टाइप इसलिए यूज़ की क्योंकि हमारे पास सम टाइम जो है वो ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है, तो उस आंसर को फ्लोट डाटा टाइप जो है वो सपोर्ट नहीं करती, फिर उसके लिए हमें डबल डाटा टाइप जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद जो है प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ पर भी एक मैसेज शो करवाया गया एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर यूज़र कोई भी ऐसा नंबर एंटर करेगा जिसका वो स्क्वायर रूट लेना चाहता है। जैसे मैं यहाँ पर 20 जो है वो एंटर कर देती हूँ। अब ये 20 जो है ये स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए इस एक्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा।
अब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाए कि x जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनका स्क्वायर रूट जो है वो एओटा की फॉर्म में होता है, तो ये उसका स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट नहीं करके दिखाएगा, बल्कि अगर आप लोग नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं या 0 से देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाओ, तो ये आपको इनवैलिड इनपुट का जो मैसेज है वो शो करेगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू एंटर की है वो है 20। अब 20 जो है ये 0 से बड़ा है, तो अब ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। अब ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन किया जाएगा। अब स्क्वायर रूट जो है ये तो वो वेरिएबल है जो कि ऊपर हमने डिक्लेयर करवाया। अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, SQRT(x). SQRT क्या है, SQRT जो है ये स्क्वायर रूट लेने के लिए एक फंक्शन होता है जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब ये जो फंक्शन है ये इस math.h हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। अब स्क्वायर रूट किसका लिया जाएगा, x की वैल्यू का। x के अंदर क्या स्टोर है, 20 स्टोर है, तो 20 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा, उसके बाद उसे स्क्वायर रूट जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर प्रिंट फंक्शन के ज़रिए जो है ये मैसेज शो करवाया जाएगा। अब यहाँ पर इतना मैसेज तो एज इट इज शो हो गया, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ पर इतना मैसेज एज इट इज शो हुआ। अब %d स्पेसिफाइड क्या कर रहा है, ये यहाँ से x की वैल्यू लेगा। x में हमारे पास क्या स्टोर था, x में हमारे पास 20 स्टोर था, उसने यहाँ पर 20 डिस्प्ले करवा दिया। अब नेक्स्ट इज़ इक्वल, ये तो इतना एज इट इज शो हो गया। अब आगे %f क्या करेगा, ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को लेगा। जो भी स्क्वायर रूट हमारे पास आया है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो जो है वो यहाँ पर शो हो देगा। ओके, अब नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसे स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई थी। इस वजह से हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये रन हो गया, और ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसे स्किप कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में जो है यूज़र जो है वो कोई भी एक ईयर एंटर करेगा, और ये प्रोग्राम जो है ये उसे बताएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल लिया गया है y के नाम से, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए एक ईयर एंटर करने का मैसेज शो करवाया गया। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ 2003। अब ये 2003 जो है ये जाके इस y के अंदर स्टोर हो गया। अब इफ़ y मॉडुलस 4, y में क्या स्टोर है, 2003। 2003 का जब हम 4 के साथ मॉडुलस लेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। पीछे मॉडुलस का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने पिछले प्रोग्राम में जो है वो आपको क्लियर किया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेम जो है यहाँ पर भी वैसे ही वर्किंग होगी, बस वहाँ पर जो है 4 की जगह कोई और डिजिट था, यहाँ पर 4 जो है 4 के साथ इसका मॉडुलस लिया जाएगा। अगर तो हमारे पास ये इसका मॉडुलस जब हम लेंगे, अगर तो हमारे पास वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये मैसेज शो होगा, लेकिन अगर हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा कि ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, देखते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है। हाँ जी, उसने मैसेज शो कर दें कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, कि ये लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और उसकी वर्किंग को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में जो है वो यूज़र अपनी सैलरी एंटर करेगा और अपना ग्रेड भी बताएगा कि वो किस ग्रेड पे है और उसकी सैलरी जो है वो कितनी है। अगर तो उसकी सैलरी जो है अगर तो उसका ग्रेड जो है 15 से बड़ा होगा तो क्या होगा कि सैलरी में हमारे पास बोनस जो 50% ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो ग्रेड 15 से कम होगा तो सैलरी में बोनस जो 25% जो है वो ऐड होगा। 25% ऐड होगा, उसके बाद जो है टोटल सैलरी करके उसकी टोटल सैलरी डिस्प्ले करवाई जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर सैलरी एंटर कर देती हूँ 16,000। उसके बाद जो है वो ग्रेड है, ग्रेड यहाँ पर एंटर कर देती हूँ मैं 17। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब उसने आके चेक किया तो ये 15 से बड़ा है, मतलब कंडीशन जो हमारी ट्रू हो गई है। तो अब यहाँ पर सैलरी के अंदर 50% बोनस जो है वो ऐड किया जाएगा। 50% बोनस ऐड करके बोनस वेरिएबल जो ऊपर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करवाया गया है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा ये। उसके बाद
ये कंट्रोल जो है इस जगह पे आ जाएगा और टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेगा। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के बाद सैलरी के अंदर वो स्टोर करवा देगा और उसके बाद जो है ये हमें यहाँ पर टोटल सैलरी जो है वो हमारे बता देगा कि आपकी टोटल सैलरी जो है इतनी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे कि नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास। इफ़ के बारे में भी हमने देख लिया, इफ़ एल्स के बारे में भी देख लिया। अब इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है उसकी वर्किंग को देखेंगे और उसकी डेफिनेशन वगैरह को, उसका सारा जो है फ्लो चार्ट वगैरह को सारा समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।